Jai Hind. Today we are going to understand the Hindi explanation of chapter 9 of class 2 English expressions book of Joy for Your Publication. इस वीडियो में हम लोग क्लास 2 की अंग्रेजी की पुस्तक जो कि आपकी इंग्लिश एक्सप्रेशन की पुस्तक है उसके पाठ 9 की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन संस्करण से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 9। चैप्टर को हम लोग हिंदी में पाठ या अध्याय कह सकते हैं। तो पाठ 9 की कहानी को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पाठ 9 का नाम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर चैप्टर 9 का नेम आपको दिया हुआ है द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर या प्यारा, और चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। तो कहानी में दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे की परिभाषा को बताया गया है कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा किस प्रकार से हो सकता है, किसको हम लोग दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कह सकते हैं या सबसे अधिक सुंदर बच्चा कह सकते हैं, प्यारा बच्चा कह सकते हैं। उन सभी बातों का उल्लेख, उन सभी बिंदुओं को बताया गया है इस कहानी के माध्यम से कि हम लोग किस प्रकार के बच्चों को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कह सकते हैं। आइए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। पॉन्डर ओवर मतलब विचार करने योग्य। तो नीचे जो यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इसी कहानी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से संबंधित है। तो हम लोग इन शब्दों के अर्थों पर विचार करेंगे क्योंकि हम लोग उन्हीं पर विचार करते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं। जो सरल और आसान होते हैं उनको तो हम लोग तुरंत या बगैर अधिक विचार किए ही उनका उत्तर हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड हम लोगों का है चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स होता है आकर्षक या सुंदर। मतलब जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर बच्चे दिखाई देते हैं तो आप उनके गालों को अपने हाथों से हल्के से प्यार करने लगते हैं। तो आप कहते हैं कि ये बहुत प्यारा बच्चा है। तो जो आपको आकर्षित करे, मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो उनके लिए हम लोग चार्मिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बगीचे में घूम रहे हैं, बगीचे में आपको लाल गुलाब दिख गया तो लाल गुलाब आपको अपनी सुंदरता से अपनी तरफ खींचेगा। तो उसी के लिए हम लोग इंग्लिश में चार्मिंग शब्द कहते हैं, प्रयोग करते हैं। इसको आप हिंदी में आकर्षक या मोहन, मोहनी, सुहावनी आदि शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं। जो आपके मन को मोह लेता है उसको हम लोग मोहनी कह सकते हैं। सेकेंड वर्ड हम लोगों का है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मीन्स होता है चापलूसी करना या किसी की वाहवाही करना। जैसे आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में कई ऐसे आपके सहपाठी, आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स होते होंगे जो कि आपकी चमचागिरी करते रहते हैं। आप चाहे सही हो या गलत हो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने मतलब के लिए आपकी तारीफ करते रहते हैं। भले आप कुछ अच्छा ना कर रहे हो तो भी वो आपकी तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर अपने पैसे और अपने समय को खर्च करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो आपको होशियार होना चाहिए ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से जो कि आपकी बेवजह वाहवाही करते हैं या चापलूसी करते रहते हैं अपने मतलब के लिए। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छा पूर्वक या बेमन से। जैसे कई बच्चे कभी कभी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें तो स्कूल जाना ही होगा, तो कई बच्चे बेमन से विद्यालय जाते हैं। कई बार घर में ऐसा खाना बन जाता है जो बच्चों को नहीं पसंद होता है। जो बच्चे ज़्यादा नखरा करते हैं उनको वो खाना नहीं पसंद होता है। तो कई बार जब उनकी मम्मी उनको पीटती हैं, डांटती हैं, तब वे लोग
बेमन से ही खाते हैं। पर आपको समझना चाहिए कि दुनिया में बहुत से लोगों को खाने को कुछ चीज़ें भी नसीब नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, लकी हैं कि आपके माता पिता आपको इतना प्यार कर रहे हैं और आपको अपने हाथ से बना हुआ खाना दे रहे हैं। तो कभी भी आपको अपने सामने आए हुए अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए और जितना आपको खाना हो केवल उतना ही लीजिए और डस्टबिन में डालने से बचिए खाने को, क्योंकि बचा हुआ खाना आपको बाद में काम आएगा या जब आप कम लेंगे तो दुकान से कम आएगा, जिसकी वजह से बचा हुआ राशन किसी ज़रूरतमंद के पास जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो शब्द है वो है एविडेंस। एविडेंस मीन्स होता है प्रमाण या सबूत या गवाह। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में या नाटक में, कि जब कोई अपराधी कटघरे में खड़ा होता है और वकील जज के सामने अपने वाद विवाद को करता रहता है, जब विपक्ष के और पक्ष के वकील आपस में बहस करते रहते हैं, तो वहाँ पर जज को कुछ सबूत, कुछ गवाह प्रस्तुत करने होते हैं, जिनको कि हम लोग अंग्रेजी में एविडेंस शब्द से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्तों के बीच में हैं और आप कह रहे हैं कि आपने मैथ्स में 100 में से 90 अंक प्राप्त किए, मतलब 100 में से 90 मार्क्स आपके मिले हैं आपको मैथ्स में, तो आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हवाई बातें मत करो, बेमतलब की बातें मत करो, हम जानते हैं तुम इतना नहीं पा सकते। अगर आपके पास आपके टीचर की साइन की हुई कॉपी होगी तो आप उनको वह एविडेंस एक सबूत के तौर पर दिखाकर उनकी बोलती बंद कर सकते हैं। तो एविडेंस मतलब सबूत, किसी चीज़ को सही साबित करने का प्रमाण। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा कोने में या बहुत ही ज़्यादा दूर स्थित क्षेत्र। जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका हो, वहाँ पर जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग रिमोट एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप शहर के बीचों बीच रहते हैं और एकदम बहुत दूर कोई गांव पहाड़ों के बीच में है, वहाँ पर बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। तो उस जगह को जो पहाड़ों के बीच है, जहाँ पे बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, जहाँ पे कि बहुत मुश्किल होता है जीवन यापन करना, जीवन जीना, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग अंग्रेजी भाषा में रिमोट एरिया कह सकते हैं। जो जगह शहर गांव बस्तियों से बहुत दूर होते हैं, जहाँ बहुत मुश्किल होता है पहुँचना, वहाँ पर जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में रिमोट एरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड है ट्राइब। ट्राइब मीन्स होती हैं जनजातियाँ या कबीले के लोग या समुदाय। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में या किताबों में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा होगा कि कभी कभी जंगल में कुछ कबीले के लोग, जनजातियों के लोग निवास करते हैं। वो पुराने तौर तरीकों के साथ ही जीवन जीते हैं और वे आधुनिकता से कोसों दूर जीवन यापन कर रहे हैं और उनको आधुनिकता के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है कि इंसान ने अपने आप को किस विकसित गति से कितना विकसित कर लिया है। तो ट्राइब्स मीन्स जनजाति या कबीले के लोग। आपने देखा होगा ये लोग थोड़ा आदिमानव तरीके से रहते हैं, जिस प्रकार आदिमानव लोग रहते थे, कबीले के लोग भी लगभग वैसे ही रहते हैं, जो कि जंगलों में निवास करते हैं। कुछ कबीलों के लोगों ने आधुनिकता को अपना लिया है और वे अब गांवों और शहरों में आकर रहने लगे हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है पग नोज। पग नोज मीन्स होता है छोटी चिपटी नाक वाला। इंसान कई प्रकार के हो सकते हैं, उनकी हाइट अलग हो सकती है, वे ऊंचे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, मतलब लंबे हो सकते हैं, कम लंबाई के हो सकते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, काले, सुंदर, किसी भी प्रकार के आप देख सकते हैं। संसार में अलग अलग जगहों पे
अलग अलग रंग और आदि प्रकार के रंग रूप के व्यक्ति सब निवास करते हैं। तो सबका बनावट भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पग नोज है मतलब कि छोटी और चिपटी नाक वालों को कई लोग उनको परेशान करने के लिए पग नोज कह देते हैं। कई बार जैसे आपके घर में आपका कोई नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रख दिया जाता है, जो कि लोग बचपन से ही आपको बुलाने लगते हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि उस नाम को बाकी लोगों को पता लगे उस नाम के बारे में, नहीं तो वे आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि दूसरों का मजाक उड़ाने का इंतज़ार करते रहते हैं उनकी गलतियों का। तो आप सबको अच्छे बनना चाहिए, अच्छे बच्चे बनना चाहिए। आप सबको समाज में से बुराइयों को हटाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को अच्छे से सम्मान दें और एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करें, किसी को भी बेवजह तंग ना करें और सभी लड़कों को लड़कियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो पग नोज का मतलब आपने समझ लिया, छोटी चिपटी नाक वाला। नेक्स्ट है फॉन्डल एंड डॉन्डल। फॉन्डल एंड डॉन्डल का मतलब होता है प्यार से किसी की देखभाल करना, किसी को दुलारना। जिस प्रकार बच्चा जब उदास हो जाता है, मान लीजिए किसी टेस्ट में या किसी परीक्षा में किसी बच्चे का अच्छा नंबर नहीं है, अच्छा अंक नहीं है, तो वह बड़ा उदास हो जाता है या रोने लगता है, तब उसकी माँ मम्मी उसको प्यार से अपने गले लगाती हैं और उसको दुलारने लगती हैं, पुचकारने लगती हैं और उसको प्यार से सब कुछ समझाती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी, इस बार आपसे थोड़ा चूक हो गई, आप थोड़ा कम नंबर लाए हो, अगली बार से आप मेहनत करना अच्छे से, मैं आपकी मदद करूँगी, आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। तो जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको सही सलाह जरूर देंगे और वो आपको कभी भी रोते हुए, उदास होते हुए या हारते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए आपको अपने माता पिता के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करनी चाहिए, जो कि आपकी मेहनत आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपके माता पिता का नाम भी हर जगह बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने पॉन्डर ओवर के बॉक्स में दिए हुए सभी जो विचार करने योग्य, जो कि थोड़े कठिन शब्द होते हैं, उनको हम लोगों ने उनके अर्थों के साथ समझ लिया पूरी तरीके से। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं हमारी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अब हम लोग स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। Once emperor was in his court with his young prince in the lap। कहानी में बताया जा रहा है कि एक समय की बात है, मतलब वंस मतलब एक समय, जो सम्राट था, एम्परर मतलब सम्राट या राजा महाराजा, आप कुछ भी कह सकते हैं, या शासक। तो जो मुस्लिम शासक होते हैं उनके लिए हम लोग अंग्रेजी में एम्परर शब्द का प्रयोग करते हैं और सामान्यतः जो हिंदू शासक होते हैं उनके लिए हम लोग अंग्रेजी में किंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एम्परर शब्द है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम शासक की बात हो रही है। तो एक समय की बात है, जो बादशाह था, एम्परर था, वो अपने कोर्ट को हम लोग दरबार कह सकते हैं। जिस तरह हम लोग जहाँ पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं उसको हम लोग स्कूल कहते हैं, जिसके लिए हिंदी में विद्यालय शब्द है। उसी तरह जहाँ पे ऊंचे पद के लोग बैठ के फैसला कोई करते हैं, तो जहाँ पर भी फैसला होता है किसी बात को लेकर या किसी कथन को लेकर, तो उसको हम लोग कोर्ट कहते हैं। कोर्ट को हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं, या तो न्यायालय या तो दरबार। तो जहाँ पर न्याय के अधिकारी बैठते हैं उसके लिए अंग्रेजी में हम लोग कोर्ट कहते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग न्यायालय कहते हैं। और जहाँ पे पहले जो बादशाह लोग बैठते थे, क्योंकि यही सब कुछ किसी भी क्षेत्र में यही सबसे शक्तिशाली होते थे, इनके पास संपूर्ण शक्तियाँ होती थी, तो इसीलिए इनके पास न्याय की भी शक्ति होती थी, इसलिए इनके दरबार को ही हम लोगों ने कोर्ट अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर
एक समय की बात है, जो बादशाह था, किसी मुस्लिम शासक की बात हो रही, आगे हम लोग देखेंगे वो कौन है। तो वह अपने दरबार में बैठा हुआ था अपने मंत्रियों के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बादशाह है, बैठा हुआ है, और उसकी गोद में उसका बच्चा है। प्रिंस मीन्स राजकुमार। तो ये बादशाह है, तो उसके गोद में प्रिंस मतलब राजकुमार है, जो कि भावी राजा हो सकता है। मतलब इस वर्तमान राजा के बाद होने वाले राजा को हम लोग भावी राजकुमार राजा कह सकते हैं, जो कि राजा का बेटा राजकुमार होता है। और आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब मंत्री बैठे हुए हैं। राजा हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है, उससे थोड़े नीचे स्थान पर उनके मंत्री बैठे रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बढ़िया सा दरबार का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर कालीनें बिछी हुई हैं, बढ़िया सा ऊंचा आसन है, राजा के लिए सिंहासन है। और अकबर, जब भी आपने देखा होगा फिल्मों में भी, अकबर सामान्यतः इसी प्रकार के गद्दी पर बैठा करता था। वह इस प्रकार के बड़े से कुर्सियों को नहीं लगवाता था, वह अपने लिए इसी प्रकार के आसन का प्रयोग करता था। जिस तरह जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने लगते हैं तो वो उसी तरह बैठते थे, जिस तरह अकबर बैठता था। वह जिस तरह नमाज अदा की जाती है, उसी स्थिति में, उसी अवस्था में अकबर भी अपने दरबार में बैठा करता था सामान्यतः। यहाँ पर जो सम्राट है वह अकबर है, आगे हम लोग उसके नाम को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा कुछ कह रहा है, क्योंकि उसके दोनों हाथ फैले हुए हैं, बच्चा गोद में है। ये मंत्री भी कुछ कह रहा है, ये साथ में ये मंत्री भी कुछ कह रहा है। ये मंत्री बच्चे को और राजा को निहार रहा है। तो हम लोग कहानी को देखते हैं। Once emperor was in his court with his young prince in the lap. Your Majesty, your young prince is so charming, said a courtier. Yes, our prince is the most beautiful child in the world. The courtiers admired flatteringly. Thank you, thank you. The emperor was really happy. I haven't seen such a graceful child ever. Certainly, Majesty, I haven't seen such a beautiful child in my entire life. The courtiers praise more highly now. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन लाइनों में, कहानी में बताया जा रहा है कि एक समय की बात है, बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था, और उसका जो यंग प्रिंस मतलब जो कि थोड़ा युवा राजकुमार था, भावी राजा होने वाला था, जो कि उस राज्य का, वह राजा बादशाह के गोद में बैठा हुआ था। तो तभी उसमें से जो राजा के जो मंत्री थे, वे उनमें से एक दरबारी, कोर्टियर में दरबारी, आप समझ सकते हैं, राजा के दरबार में बैठने वालों को दरबारी कहते हैं, जो कि उनके मंत्री होते हैं। तो उनमें से एक मंत्री कहता है, दरबारी कहता है कि महाराज, आपकी जय हो। आपका जो बेटा है, मतलब जो हम लोगों का राजकुमार है, जो आपका बेटा है, आपका पुत्र है, वह बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये पहले दरबारी ने राजा को की चापलूसी करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जिससे कि राजा खुश हो और उसको उपहार में कुछ भेंट करें। क्योंकि अगर आप किसी की तारीफ करते रहेंगे, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, तो वो आपसे खुश हो जाता है और आपके ऊपर अपने पैसे को और अपने समय को बर्बाद करने लगता है। तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि चापलूसी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो ठीक से किसी के बातों को समझने में मुश्किल हो सकती है, और ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो कि ना इधर के होते हैं ना उधर के। तो ऐसे चापलूस लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक दरबारी चापलूसी करते हुए, मतलब झूठी प्रशंसा करता है, झूठी तारीफ करता है राजा से कि महाराज, बादशाह, सलामत, आपका जो बेटा है वह तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है।
तभी यह बात सुनकर जो बाकी दरबारी थे, मतलब बाकी जो मंत्री थे राजा के, सभी को अपना फायदा करवाना रहता है, इसलिए अब एक ने चापलूसी की तो बाकी सभी दरबारियों ने भी अपनी फायदे के लिए अपनी चापलूसी को दिखाना शुरू कर दिया। उन सभी लोगों ने एक साथ एक स्वर में कहा, एक साथ ही बोला कि हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ बादशाह सलामत, जो आपका बच्चा है, जो हमारा भावी राजकुमार है, राजा है, जो हम लोगों का युवा राजकुमार अभी है, वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है। उन लोगों ने एडमायर्ड फ्लैटिंगली में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करनी शुरू कर दी चापलूसी के साथ। जिस प्रकार क्लास में आप रहते हैं, जो शैतान बच्चे रहते हैं, वे कमज़ोर बच्चों को धमका के उनको अपने पीछे पीछे उनसे सारी काम करवाते हैं, उनसे सारी बातें मनवाते हैं, तो वो बच्चे ना चाहते हुए भी डर के मारे कि कहीं वो बेकार बच्चे, बुरे बच्चे उनको पीटने ना लगे, डर के मारे वे बच्चे हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं। तो इसी प्रकार सभी शक्तियाँ बादशाह के पास होती हैं, जो कि पहले हुआ करती थी। अब तो बादशाह नाम की कोई गद्दी रह नहीं गई है, अब ये सब इतिहास की बातें हैं। तो सभी शक्तियाँ इनके पास होने की वजह से जो उनके मंत्री होते थे वो डरते भी थे और चापलूसी भी करते थे कि उनको धन और सम्मान मिलता रहे, राजा की नज़रों में, सम्राट की नज़रों में वे बने रहे, जिससे कि उनका फायदा होता रहे। तो सभी मंत्रियों ने बहुत ही चापलूसी पूर्वक राजा को बहुत ही खुश करने की कोशिश करी कि महाराज आपका बच्चा, जो हम लोगों का राजकुमार है, भावी राजा है, वह तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है। और जब कोई किसी की तारीफ करता है तो कोई भी हो वो अपनी तारीफ पर प्रसन्न हो ही जाता है, खुश हो ही जाता है, चाहे उसकी झूठी तारीफ क्यों ना हो रही हो। तो इस पर जो बादशाह रहता है वह कहता है थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और बादशाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, रियली में, वास्तव में। तो उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, I haven't seen such a graceful child ever. Certainly, Majesty, I haven't seen such a beautiful child in my entire life. The courtier pressed more highly now. और जब बादशाह खुश हो के कहता है धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, तो दरबारी जो मिनिस्टर्स होते हैं, कोर्टियर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि मौके पे चौका मारा जाए, मतलब राजा सम्राट अब खुश हो चुके हैं, उनको और खुश किया जाए, जिससे कि वो खुशी के मारे हम लोगों को कुछ उपहार स्वरूप भेंट कर दें। तो उसके बाद वो लोग और ज़्यादा चापलूसी करने लगते हैं, जो ये सभी कोर्टियर्स रहते हैं। और भी कोर्टियर्स होते हैं, पर यहाँ पर क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि इतना ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनको लिखना भी होता है। तो वो सभी दरबारी एक साथ फिर से बोलने लगते हैं कि महाराज बादशाह सलामत, हम लोगों ने तो कभी भी इतना सुंदर, इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा है। तो फिर आगे और दरबारी उसमें कहने लगते हैं, जो कि पहले नहीं बोले थे, अब वो भी चापलूसी करने लगते हैं, कहते हैं सर्टेनली, हाँ हाँ महाराज, अवश्य ये लोग सही कह रहे हैं, हम सभी ने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर, इतना प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। जो दरबारी थे सभी बहुत ही ज़्यादा चापलूसी प्रदर्शित करने लगते हैं और सम्राट को खुश करने लगते हैं। तो सम्राट अपनी खुशी के ठिकाना उनको नहीं रहता, उनकी खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। सातवें आसमान पर पहुंचना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाना। तो आगे बताया गया है कि बट बीरबल केप्ट क्वाइट ऑल थ्रू दिस, लेकिन जो सम्राट अकबर का एक मंत्री था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान मंत्री इतिहास में माना जाता है, जिसका कि नाम बीरबल है, वह बहुत ही ज़्यादा शांत था इन सभी घटनाक्रम के दौरान। मतलब जब बाकी सभी दरबारी राजा को बहुत चापलूसी पूर्वक उसके बच्चे की, उसके बेटे की तारीफ कर रहे थे कि यह दुनिया में सबसे सुंदर है, इसके जैसा बच्चा कोई नहीं है, हम लोगों ने कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो इतना सुंदर हो हम लोगों की ज़िंदगी में। तो बीरबल इस सब के दौरान शांत था। बीरबल भी एक कोर्टियर था, मिनिस्टर था, लेकिन बीरबल इन सब पे कुछ नहीं बोलता है, वो शांत रहता है। तो आगे इसमें बताया जा रहा है
द एम्परर आस्क्ड हिम व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ यंग प्रिंस। क्योंकि बादशाह अकबर अपने सभी जो ज़रूरी फैसले होते थे उसमें बीरबल का ज़रूर सलाह लेते थे, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और बादशाह अकबर के शासनकाल में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है बादशाह अकबर को। तो यहाँ पर भी अंत में बादशाह अकबर बीरबल से ये पूछते हैं कि बीरबल तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि जो हम लोगों का युवा राजकुमार है, भावी राजा है, सम्राट है, वो कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, तुम्हें कैसी लगती है उसकी सुंदरता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है reluctant, but Birbal denied the prince to be the most beautiful child of the ना चाहते हुए भी, रिलक्टेंट मीन्स ना चाहते हुए भी या अनिच्छा से या जबरदस्ती किसी को कुछ बुलाने लगते हैं तो वह बेमन से बोलता है। तो बेमन से या ना चाहते हुए या अनिच्छा से बीरबल क्या कहता है, बीरबल कहता है कि महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मैं कह रहा हूँ अपनी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं कहूँगा ही कि जो हम लोगों के राजकुमार हैं, जो भावी राजा हैं, युवा राजकुमार हैं, वह दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे नहीं हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये सभी दरबारी बहुत ही ज़्यादा चापलूसी पूर्वक आपसे बातें कर रहे हैं, बस अपने फायदे के लिए। तो जब किसी की तारीफ हो रही हो और कोई उसकी तारीफ ना करे तो जिसकी तारीफ हो रही है वह जो तारीफ नहीं करता है उससे गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बता दिया मैंने पहले ही कि बीरबल जी ने पहले ही मना कर दिया कि महाराज सम्राट मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि जो हमारे राजकुमार हैं वह दुनिया के सबसे सुंदर सबसे प्यारे बच्चे हैं। अब जब इस बात पर क्या होता है जो मैंने अभी आपको समझाया, एट दिस द एम्परर बिकेम एंग्री एंड आस्क्ड हिम फॉर द प्रूफ टू द स्टेटमेंट। Birbal agreed and promised for the evidence. He set out for his search. Few days later, he represented in the court, "Your Majesty, I have come with the proof to my statement." "Where is the most beautiful child?" Birbal asked the emperor. "You will have to come with me to see the most beautiful child in its natural surroundings," said Birbal. The emperor got ready to move. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब उसकी तारीफ हो रही थी सम्राट के बेटे की, उसके बाद बीरबल ने मना कर दिया यह मानने से, यह कहने से कि जो हमारे युवा राजकुमार हैं वह दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। तो इस बात पर बादशाह अकबर भड़क जाते हैं और मतलब गुस्से में हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और बीरबल से कहते हैं तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि मेरा बच्चा मतलब हमारा जो राजकुमार है वह सबसे सुंदर नहीं है, तो मुझे सबूत दो नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो बीरबल कहते हैं कि मैं आपको सबूत दूंगा और मैं तैयार हूँ सबूत देने के लिए, सबूत देने के लिए मैं वचन देता हूँ आपको। और वो कहते हैं मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तो बादशाह कहता है ठीक है तुम्हें थोड़ा समय दिया जाता है। तो अपने समय को देखते हुए बीरबल वहाँ से निकल जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो सबसे सुंदर बच्चे को कैसे ढूंढें। ही सेट आउट फॉर हिज सर्च मतलब अपनी खोज में निकल जाते हैं कि वो सबसे सुंदर बच्चे को कहाँ ढूंढें। फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों बाद वह वापस कोर्ट में आते हैं। ही रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट मतलब वापस कोर्ट में राजा के दरबार में आते हैं, बादशाह के दरबार में, और कहते हैं महाराज, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, हम सबके महाराज, मैं अपने सबूत गवाह के साथ आया हूँ। जो मैंने कहा था कि हमारे जो युवा राजकुमार हैं वह दुनिया के सबसे सुंदर नहीं है, इस बात का प्रमाण, इस बात का सबूत लेकर मैं आया हूँ। तो बादशाह कहता है कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहाँ है, तुरंत दिखाओ। क्योंकि प्रश्न तो यही था कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कौन है। तो सबूत के लिए बादशाह तुरंत पूछता है कि कहाँ है दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा, दिखाओ मुझे। उसके बाद यहाँ पर आगे बीरबल इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि अगर आपको दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा देखना है तो महाराज आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ
वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहाँ जहाँ रहता है उसके ही परिवेश में, उसके ही आवास के आसपास हम लोगों को चलना पड़ेगा। नेचुरल सराउंडिंग मीन्स परिवेश, प्राकृतिक परिवेश या आवास, जहाँ पर कि कोई चीज़ें प्राकृतिक रूप से रहती हैं या निवास करती हैं या पाई जाती हैं, उसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल सराउंडिंग्स कह सकते हैं। तो बीरबल कहता है, महाराज वो बच्चा जहाँ अपने प्राकृतिक आवास में रहता है, दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को देखने के लिए आपको भी वहां पर चलना ही होगा, वो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है। और इस बात पर बादशाह तैयार हो जाता है। वह अपने महल से निकलकर उस बच्चे के परिवेश में, प्राकृतिक परिवेश में जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को देखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, soon Birbal took the emperor to the remote area of the kingdom. There lived some tribes. Birbal pointed towards a black pug-nosed child. He is the most beautiful child of the world. What, have you gone mad, Birbal? What beauty do you see in this ugly child? The emperor was really annoyed. तो बीरबल महाराज सम्राट को लेकर अब सम्राट के राज्य के सबसे एकदम कोने स्थित, सबसे दूर स्थित एक इलाके में लेकर चले जाते हैं, जो कि यहाँ पर रिमोट एरिया है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। वहाँ पर कुछ जनजाति के लोग रहते हैं, कबीले के लोग रहते थे। बीरबल उन्हीं कबीलों के एक बच्चे में से एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जो कि एक सिपटी नाक वाला बच्चा होता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए बीरबल कहता है सम्राट से कि सम्राट महाराज देखिए, यही दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर बच्चा है। उस बच्चे को देखकर और बीरबल की ये बातें सुनकर कि यह दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा बच्चा है, बादशाह का तापमान बढ़ जाता है, मतलब बादशाह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। वो कहता है, क्या बीरबल तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी बुद्धि घास चलने गई है। जैसे सामान्यतः क्लास में टीचर्स बच्चों को बोलते रहते हैं कि क्या तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई है, तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को समझिए तो थोड़ा एंजॉय करके, जिससे कि वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो बीरबल को अकबर जाते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो, पगला गए हो, तुम्हें इस बच्चे में क्या सुंदरता दिखाई देती है? यह तो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, बल्कि सुंदरता इसमें तो है ही नहीं, ये तो चिपटी नाक वाला है और काला भी है और यह सुंदर नहीं है। द एम्परर वाज रियली अनॉयड। और बादशाह बीरबल की इस हरकत पर बड़ा ही ज़्यादा, बहुत ही निराश होता है, क्योंकि बीरबल बहुत ही समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे और राजा को लगा कि बीरबल ने सही ही कहा होगा, उसके पास सबूत होगा। लेकिन बीरबल की इस हरकत पर राजा बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, निराश होता है और क्रोधित भी होता है कि बीरबल ने उसके कीमती समय को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बादशाह है, बादशाह के सर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंहासन है, का मुकुट है। ये बीरबल है जो कि बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है कि बादशाह यही सबसे दुनिया का सुंदर बच्चा है, इसकी नाक चपटी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बादशाह यहाँ पर एनॉयड हो जा रहे हैं, सोचने लगते हैं कि क्या यार, यही सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे सुंदर बच्चा है, तुमने मेरे समय को, मेरे कीमती समय को बर्बाद कर दिया। बीरबल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर आप बगल के परिवेश को देख सकते हैं, एक कबीले गांव जैसा है, जो कि बताया जा रहा है कि जो बादशाह अकबर था उसके राज्य के सबसे दूर के इलाकों में था। आगे बताया जा रहा है, राइट देन देयर केम द मदर ऑफ दैट चाइल्ड। और जब बादशाह यह सभी शब्दों को बोल रहा था, तभी उस बालक की माँ आ जाती है वहाँ पर, और वह क्या कहती है, वह कहती है कि हाउ डेयर यू कॉल माई सन अगली, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, गेट आउट फ्रॉम हियर। द मदर वॉज हाईली एग्रेसिव। उसकी माता जब यह शब्द सुनती है बादशाह के मुँह से कि यह बच्चा तो बहुत ही बदसूरत है, दुनिया में तो इसको खराब बच्चों की, सबसे बदसूरत बच्चों की सूची में, लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो तभी उसकी माता ये सब शब्द सुन लेती हैं बादशाह के मुंह से, और गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती हैं
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बदसूरत कहने की? यह तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे खूबसूरत बच्चा है, निकल जाओ यहाँ से। उस बच्चे की बालक की माँ ने बादशाह को बहुत ही ज़्यादा धमकी भरे और गुस्से भरे लहजे में शब्दों के साथ वो बादशाह को बहुत ही भला बुरा सुनाया, खरी खोटी सुनाई। किसी भी माता के बच्चे को आप अगर बुरा भला कहेंगे या किसी भी, चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे वो इंसान का, अगर आप उसके माता के सामने उसके बच्चे को कष्ट देंगे तो वो माता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको किसी भी प्रजाति, किसी भी जीव जंतु या इंसान में किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आपको एक सभ्य और अच्छा नागरिक बनना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और पशुओं पर दया करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही सभी को बनाया हुआ है। ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही सभी को बनाया होगा। इसलिए किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई पर और अपने देश के लिए काम करने पर ध्यान देना चाहिए। आगे बताया जा रहा है, हैव यू गॉन ब्लाइंड कॉलिंग सो चार्मिंग चाइल्ड अगली, हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट, गेट अवे। उसकी माता फिर आगे और गुस्से में कहती हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, अंधे हो गए हो? जो तुम्हें इतना प्यारा बच्चा बदसूरत दिखाई दे रहा है, इतने सुंदर बच्चे को तुम बदसूरत कह रहे हो, अच्छा नहीं कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? यहाँ से निकल जाओ फौरन, अभी दफा हो जाओ यहाँ से। उस बालक की माँ एकदम क्रोधित हो गई थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने बादशाह है या कौन है। तो उनकी माता ने, बालक की माँ ने उस बादशाह को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी भले बुरे शब्दों का प्रयोग किया और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुई। जिस प्रकार एक कुत्ते का बच्चा अगर रोड पर है और वो उस गाड़ी से दबने वाला है तो उसकी माँ, कभी कभी आपने देखा होगा कई बार, उसको हटाकर खुद ही गाड़ी के सामने आ जाती है, जो कि उसको पता रहता है कि वो भी मर सकती है, लेकिन वह अपने जान की परवाह न करते हुए वह अपने बच्चे को बचाती है या बचाने की कोशिश करती है। तो आप किसी भी माँ को देखें, वह कभी भी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती है। इसलिए आप सभी को अपनी माताओं की इज्जत और सम्मान करनी चाहिए और उनके बातों को समझना चाहिए, मानना चाहिए। आपकी माता आपके लिए बहुत कुछ करती है। सुबह उठती हैं, सबसे पहले खाना बनाती हैं, आपके लिए दिन भर मेहनत करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, सब कुछ करती हैं और रात में वह सबसे देर में सोती हैं। तो आपको भी अपनी माता को खुशियाँ देनी चाहिए, उनके लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, जैसे कि आपके मम्मी का नाम हो और वो खुश हो कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आगे है, एंड द मदर स्टार्टेड फॉन्डल एंड डॉन्डल लविंगली हर चाइल्ड। और इस प्रकार से चिल्लाते हुए कि निकल जाओ यहाँ से, तुम मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो, अंधे हो गए हो, ये सब कहते हुए उस बच्चे की माँ, उस बालक की माँ ने उस बच्चे को प्यार से दुलारना पुचकारना शुरू कर दिया, मतलब उसके ऊपर लाड और प्यार करना शुरू कर दिया कि अरे मेरा बच्चा ये तो सबसे प्यारा है, ये पागल आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे बच्चे को ऐसा बोल रहा है भला बुरा। तो उसकी माँ ने उस बच्चे को बहुत ही कोमलता से अपना प्रेम दिखाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया वहाँ तक। अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे बताया जा रहा है कि यस मैजेस्टी, आई एम श्योर यू वुड हैव अंडरस्टूड नाउ, एवरी पेरेंट फील देयर चाइल्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। आई वुड नॉट वांट टू फ्लैटर यू और प्रिंस आइदर। आफ्टर ऑल द young prince is to learn to be aware of flattery and the flatterers, said Bilbo to Emperor. I get your point, Bilbo. I agree that every creature or creation is best in its own way. The Emperor and Bilbo smiled together. यहाँ पर मैंने जो आपको पीछे बताया वही बताया गया है कि हाँ महाराज, अब मुझे यह पूरा विश्वास हो गया है। बीरबल यह सब शब्द कह रहा है कि हाँ महाराज, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि अब आप समझ चुके होंगे सभी बातों को कि दुनिया में सभी माता पिता, सभी अभिभावक अपने बच्चों को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा समझते हैं। और मैं आपके साथ और जो भावी राजा है, मतलब हम लोगों के जो राजकुमार हैं, उनके साथ मैं धोखेबाजी नहीं कर सकता हूँ, आपको धोखे में अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ, आपके साथ चापलूसी नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि कुछ भी हो, जो हमारे राजकुमार हैं उनको भी तो यह सब कुछ सीखना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन उनको बस खुश करने के लिए उनसे पैसे और धन संपदा इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कर रहा है,
और कौन उनके साथ वास्तव में है, कौन बस उनके साथ दिखावे का है। इन सभी चीज़ों को राजकुमार को भी तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यह ही नहीं पता कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है जो कि आपके साथ छुप के दोस्त के रूप में रह रहा है, तो वो कभी भी आपको बहुत बड़ा हानि नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बीरबल कहता है महाराज, मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे जो युवा राजकुमार है उनको भी तो सभी लोगों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ चापलूसी नहीं कर सकता। बीरबल ने इन सभी शब्दों को महाराज मतलब बादशाह अकबर को समझाया। जब बादशाह अकबर कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल। बादशाह कहता है कि मैं इस बात से सहमत हो गया हूँ कि ईश्वर द्वारा बनाई हुई जो सभी रचनाएं हैं, क्रीचर मीन्स होता है रचना या जीव, क्रिएशन मीन्स भी आप रचना समझ सकते हैं। मतलब ईश्वर द्वारा जो बनाई हुई सभी चीज़ें हैं, सभी रचनाएं हैं, वह अपने वास्तविक रूप में ही संपूर्ण है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी हैं। उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है। मतलब वह समझ चुका था कि सबकी अपनी अहमियत है दुनिया में, इस संसार में कोई भी चीज़ बेवजह की नहीं है। उसको ईश्वर ने किसी न किसी कारण से ही बनाया हुआ है, तो किसी की भी इज्जत खराब करने का, किसी को भी बेकार परेशान करने का किसी को कोई हक नहीं है। इसलिए आप सब भी अच्छे बनिए और अच्छे से रहिए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, और अपने माता पिता की सेवा कीजिए और जीवों पर दया कीजिए, और पेड़ों को काटने से बचिए, जिससे कि हम लोगों का पर्यावरण स्वच्छ रह सके, सुंदर रह सके। और इन सभी बातों के साथ जो बादशाह अकबर होता है और उसका जो वफादार बहुत ही बुद्धिमान मंत्री होता है बीरबल, वे दोनों एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि बीरबल ने बादशाह अकबर को अच्छे तरीके से समझा दिया था कि दुनिया में सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए सबसे सुंदर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए जो बादशाह अकबर था वह बीरबल के साथ खुशी खुशी मुस्कुराते हुए राजमहल मतलब महल की ओर प्रस्थान कर देता है, मतलब जाने लगता है। और इस तरह हम लोगों ने इस पूरे कहानी के अर्थ को समझ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज को और वर्ल्डपीडिया के जो वर्ड्स है और जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे जब मुझे टाइम मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच।